under heavy load, transformer efficiency is comparatively low. तो हैवी लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी है वो लो होती है। किस कंडीशन की वजह से होती है लो? वोल्टेज ड्रॉप बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिकम लार्ज, ये गलत है। सेकेंडरी आउटपुट इज मच लेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी इनपुट, ये गलत है यहाँ पर। और कॉपर लॉसेज बिकम हाई इन प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, ये यहाँ पर सही है, क्योंकि हैवी लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट के प्रोपोर्शनल कॉपर लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर में, ये किस लिए किया जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए हम किया करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, कॉपर लॉसेज यानी लोड पर ज्ञात करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। कोर लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर। तो दो ट्रांसफार्मर हैं जो कि यहाँ पर पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं, तो जब वो लोड शेयर करेंगे तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? जब वो लोड शेयर करेंगे यहाँ पर तो वो लीकेज इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है। लोड, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर लीकेज इम्पीडेंस। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलर। तो स्मॉलर क्या होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो स्मॉलर साइज के अंदर होगा, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पर स्मॉलर साइज में होगा। क्योंकि हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज, साइज ऑफ द मशीन आल्सो रिड्यूस। जैसे कि हम देखें B इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूड 2 पाई F इंटू N। तो यहाँ पर B है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल है? फाई और F के प्रोपोर्शनल है, यानी फाई और F है यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि V इंटू ए इंटू एफ, फाई को लिख दिया हमने V इंटू ए इंटू एफ, ये यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो साइज अपने आप घटेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ट्रांसफार्मर हैज कोर लॉसेज ऑफ 64 वाट। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉसेज 64 वाट है और कॉपर लॉसेज 144 वाट है। व्हेन इट्स कैरिंग 20% ऑफ इट्स ओवरलोड करंट, when it carrying 20% overload current, the load at which the transformer efficiency। तो लोड क्या होगा जिस पर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर यहाँ पर ऑपरेट हो सके? तो वो 20% अगर ओवरलोड करंट ले रहा है तो 80% यहाँ पर लोड बचेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 80%। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विथ दैट द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ सेम पावर। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हमें ट्रांसफार्मर की दे रखी है और इलेक्ट्रिकल मोटर की सेम पावर की एफिशिएंसी दे रखी है, तो किसकी एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर हम देखें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है मोटर की इलेक्ट्रिकल मोटर की अपेक्षा हाई होती है, तो इसका मतलब मच हायर होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टोटल इम्पिडेंस ऑफ ए सेकेंडरी वाइंडिंग लीड, टोटल इम्पिडेंस ऑफ ए सेकेंडरी वाइंडिंग लीड एंड वर्डन ऑफ ए 5 एम्पियर current turn is 0.01 ohm if the fault current is 20 times the rated primary current of the CT, then the VA output of CT will be। तो CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का VA आउटपुट यहाँ पर क्या होगा? तो करंट ट्रांसफार्मर का VA आउटपुट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 20 टाइम्स दे रखी है यहाँ पर, क्या दे रखी है? फॉल्ट करंट इज 20 टाइम्स दी रेटेड प्राइमरी करंट, तो ये होगी हमारी फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे हम? फॉल्ट करंट का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कर देंगे टोटल इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल इम्पीडेंस क्या आ जाएगा? 0.01 यहाँ पर दे रखा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 VA, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए 5 kVA 50 वोल्ट 100 वोल्ट
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ 95 वोल्ट। सेकेंडरी टर्मिनल पर यहाँ पर 95 वोल्ट है, वह लोडेड। द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कैसे निकालते हैं हम? E2 माइनस के V2 डिवाइड बाई E2 इंटू 100 से निकालते हैं ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन। तो यहाँ पर E2 हो जाएगा 100 माइनस V2 यहाँ पर हो जाएगा 95 डिवाइड बाई E2 हो गया 100 इंटू 100। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू, इससे ये काट दें तो 5% आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5%। नेक्स्ट हम देखें, ये सिंगल फेज 100 kV 1000 watt and 100 watt 50 Hz transformer has a voltage drop of 5% across its series impedance at full load. On this 3% is due to the resistance. The percentage regulation of transformer at full load with 0.8 lagging power factor. तो परसेंटेज रेगुलेशन क्या होगा 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर? तो फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है ड्यू टू इम्पीडेंस दे रखा है यहाँ पर 5%, और यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है ड्यू टू सीरीज रेजिस्टेंस, ये दे रखा है 3%। तो यहाँ पर हम देखें कि जेड पर यूनिट हम निकालें इम्पीडेंस की जेड पर यूनिट, यानी इम्पीडेंस एट जेड पर यूनिट। तो ये क्या होगी? इम्पीडेंस जेड पर यूनिट आ जाएगी वी डिवाइड बाई आई, यानी कि तो हम निकालते हैं इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द इम्पीडेंस 5% दे रखा है, तो वी डिवाइड बाई यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस, तो वी डिवाइड बाई आर से हमारा इम्पीडेंस आ जाएगा, यानी कि voltage drop due to the resistance and voltage drop due to the impedance। तो दोनों का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे कि जेड पर यूनिट इम्पीडेंस में हमें निकालना है, तो 5 डिवाइड बाई 10 के अकॉर्डिंग हम निकालें यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 0.05। इसी तरीके से पर यूनिट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट में क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 100। जैसे 5 डिवाइड बाई 100 है, 100 के वी दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग 100 के वी पर निकाल रहे हैं उसको, और यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 100 से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.03, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनिट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर निकालने के लिए हम पहले पर यूनिट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में हम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पर निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी एक्स पर यूनिट की वैल्यू, ये क्या होगी अंडर रूट जेड पर यूनिट का स्क्वायर माइनस के आर पर यूनिट का स्क्वायर। तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.04, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.04। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे वैल्यू आ गई है यहाँ पर 0.04 एक्स पर यूनिट की वैल्यू। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग। इफ वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आर पर यूनिट इनटू cos फाई प्लस के एक्स पर यूनिट इनटू, इससे हम निकालते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आर पर यूनिट यानी कि 0.03 इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या रखी है 0.8 लगेगी, तो इंटू 0.8 प्लस के एक्स पर यूनिट की क्या आ रही है वैल्यू 0.04 इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा, जैसे कि लैगिंग पावर फैक्टर दे रखा है कॉस फाई की वैल्यू 0.8 है, तो साइन फाई की वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 100 रेगुलेशन। जैसे एन आइडियल ट्रांसफार्मर has inductance load element of port 2 shown in the figure, the equivalent inductance at port 1। तो पोर्ट 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जैसे ही हम इसको इधर लाते हैं
तो हम क्या करेंगे, ये n डिवाइड बाई 1 इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लाएंगे इसको। तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो एन स्क्वायर एल हो जाएगा यहाँ पर एम्पिडेंस। तो जब भी हम सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड लाते हैं तो एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर एन बाई 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम इधर से इधर ले जा रहे हैं, मान लो यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी की साइड ले जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे फिर, यानी जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि एल डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है assuming the ideal transformer uh, assuming the ideal transformer, the Thevenin equivalent voltage and impedance as shown in the figure terminal and x and y। तो यहाँ पर हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर को कंसिडर करना है और थेवेनिन वोल्टेज और हमें क्या बताना है यहाँ पर, इम्पीडेंस बताना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखें, ये 1 ओम है, अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर से इसको भाग कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर का भाग देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 ओम तो यहाँ पर क्या होगा, इम्पिडेंस होगा। तो 4 ओम तो इम्पिडेंस हमारा आंसर होगा। और दूसरा, इसकी वीटीएच की बात करें तो वीटीएच की वैल्यू हम देखें, ये 1 डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पर साइन ओमेगा है, टी है तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन ओमेगा टी, क्योंकि आइडियल ट्रांसफर होगा टी और 4 ओम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि सिंगल फेज 550 केवीए 1000 वोल्ट और 100 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसको ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट कर दिया है हमने। तो 1000 वोल्ट और 100 वोल्ट दे रखा है। तो ये वाला सेकंड है पार्ट है, ये 100 वोल्ट है, पूरा 1100 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1100 वोल्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कैसे निकालते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग निकालने के यहाँ पर हमारे पास में 2 मेथड हैं। पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड देखें, यानी रेटेड प्राइमरी करंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होगी। जैसे ये पहले टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे रखा है, तो इसकी रेटेड प्राइमरी करंट हम निकालना है। तो रेटेड प्राइमरी करंट कैसे निकालते हैं, 50, यानी कि जो प्राइम केवी रेटिंग तरह की 50 इंटू इन दोनों को सॉल्व करें, 1000 डिवाइड बाई 10, यानी इससे आ रहा है 10। तो 50 इंटू केवीए की बात करें तो 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1000। तो ये प्राइमरी करंट की वैल्यू आ जाएगी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये क्या आ गई 50 एम्पियर, 50। अब क्या करना है, रेटेड सेकेंडरी करंट हमें निकालना है। तो रेटेड सेकेंडरी करंट कैसे निकाल सकते हैं, 50 इंटू 10⁻³ तो इससे आ जाएगा 500 एम्पियर, 500 एम्पियर। तो केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे कि टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 1100 वोल्ट, तो 1100 इंटू तरीका क्या है, अगर ट्रांसफार्मर की ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर हमें रेटिंग निकालनी है तो सबसे पहले हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, लो वोल्टेज साइड डिवाइड बाई हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड क्या है 1000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 11। तो ये आई ये के की वैल्यू। अब हमें अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए के की वैल्यू निकालनी है तो जैसे केवीए रेटिंग जो होती है, केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइड बाई केवीए रेटिंग
two winding transformer equal टू दे रखी है, इसका मतलब वन डिवाइड बाई वन माइनस किया हो जाएगा वन डिवाइड केवीए रेटिंग निकालनी है। कहाँ से आएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज नो लोड लॉसेज। ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज नो लोड लॉसेज of 64 watt as flowing in its both low voltage and high voltage. The transformer has maximum efficiency when operated at, तो maximum efficiency यहाँ पर क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की। तो यहाँ पर हम देखें कॉपर लॉसेज होते हैं 90% ऑफ रेटेड करंट। जैसे कि हमें 90% दे रखा है, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो कॉपर लॉसेज दे रखे हैं 90%, क्योंकि कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो कॉपर लॉस की बात करें, कॉपर लॉस इक्वल टू हो गया 90% दे रखा है, तो 90 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इनटू कॉपर लॉस हो जाएगा। और ये दे रखा है यहाँ पर 90% ऑफ फुल लोड रेटेड करंट, तो यानी कि फुल लोड यहाँ पर दे रखा है, तो कॉपर लॉस फुल लोड पर आ जाएगा 100 वाट। फुल लोड इतना एफिशिएंसी कंडीशन क्या है, कॉपर लॉसेज है वो किसके 4 वाट, यानी कॉपर लॉसेज 64 वाट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 100 वाट। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रही है, लेकिन कितना आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 80% ऑफ रेटेड करंट द ट्रांसफॉर्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखें, जैसे सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज air core transformer feed from a rated sinusoidal supply is operating at no load. Steady state magnetizing current drawn by the transformer from supply will have waveform। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि सिंगल फेज का एयर कोर ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, फीड फ्रॉम ए रेटेड साइनोसोडल सप्लाई यहाँ पर दी हुई है at no load. The steady state magnetizing current drawn by the transformer from supply will have the waveform। सप्लाई के अंदर वेवफॉर्म क्या होगी, तो ये वेवफॉर्म यहाँ पर साइनसोइडल होनी चाहिए। As given that the transformer is air cooled and the VH curve will be straight line and the magnetizing current will be sinusoidal। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज टर्न रेशियो 1:2। तो टर्न रेशियो यहाँ पर दे रखा है 1:2 है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का, इज कनेक्टेड टू ए प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो ये 1/2 है, प्योरली रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट है। मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन 1 एम्पियर, द सेकेंडरी करंट इज 1 एम्पियर, मैग्नेटाइजिंग करंट 1 एम्पियर, सेकेंडरी करंट इज 1 एम्पियर। इफ कोर लॉसेज एंड लीकेज आर नेग्लेक्टेड द प्राइमरी करंट,
कोर लॉसेज और लीकेज है यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो प्राइमरी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो टर्न रेशियो दे रखा है 1/2, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 एम्पियर है। तो इसका मतलब सेकेंडरी करंट रेफर टू दी प्राइमरी साइड हम निकाले हैं। तो सेकेंडरी करंट रेफर टू दी प्राइमरी साइड, तो I2 डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी I2 डिवाइड बाई ए, और ए क्या है यहाँ पर टर्न रेशियो यानी 1/2। तो ये आ जाएगी I2 डैश की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर। यानी करंट को हम इधर रेफर करेंगे तो कैसे करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इम्पीडेंस नहीं ले जा रहे हैं, करंट ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग ये I2 डैश की वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि मैग्नेटाइजिंग करंट है ये भी 1 एम्पियर दे रखी है, यानी IM की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पर दोनों से निकाल सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट दे रखी है और वैसे करंट भी दे रखी है। तो I2 डैश की वैल्यू आ रही है ये वाली, और मैग्नेटाइजिंग करंट की जो वैल्यू है वो ये वाली आ रही है। इससे हमें निकालनी है रिजल्टेंट करंट। तो रिजल्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि I2 डैश का स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे, यानी कि 4 + 1 हो जाएगा, यानी √5 की वैल्यू आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √5, √5 की वैल्यू आएगी 2.24 एम्पियर। तो ये हमारा प्राइमरी करंट की वैल्यू होगी 2.24 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक। द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन फॉलोइंग मैनर। तो जैसे कि इस मैनर में कनेक्टेड है। हाँ, तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है किस टाइप का कनेक्शन होगा, अगर इस टाइप में कनेक्शन करना है हमें तो ये किस टाइप का कनेक्शन है। तो कनेक्शन की हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये सेक्शन पूरा दिखाया गया है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमारा स्टार की तरह काम कर रहा है, तरीके से डेल्टा की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम बात करें जिस यानी ये वाला जो पोर्शन है C2B1 के नाम से जाना जाएगा, यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो कनेक्शन किस टाइप का होगा, ये कनेक्शन होगा हमारा YD1 से इस कनेक्शन को समझे हम। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन इस तरीके से है, और ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन इस तरीके से है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि C2 और B1 ये इस पॉइंट पर है, अब C2 कहाँ है और ये B1 है, ये मान लिया है C2 और B1। अब ये पोर्शन किससे कनेक्ट है V2 और A1 से कनेक्टेड है। तो V2 और A1 हम मान लेते हैं ये वाला, और से कनेक्टेड है। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये जो कनेक्शन कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा YD1 कनेक्शन। अब इसी को हम रिवर्स कर सकते हैं, इस कनेक्शन को रिवर्स करके देखते हैं, यानी कि रिवर्स कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो कनेक्शन किया हुआ है ये वाला,
इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी ये वाला कनेक्शन को चेंज करेंगे। यानी ये वाला पोर्शन हमने चेंज कर दिया है। A1 से जो A2 तक जा रहा है, तो हमने इसको पूरा कनेक्शन चेंज कर दिया, यानी ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल चेंज कर दिया, हमारा आ जाएगा। जैसे ये हमने मिटा दिया है। अब इसमें हम देखें इस पोर्शन को ही हो जाएगी। दो और तीन। अब रिवर्स करेंगे तो A1 की जगह हम A2 रख देंगे, A1 की जगह A2 रख दिया, और यहाँ पर A1 कैसे, यहाँ पर रखेंगे हम B, और इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे C2, तो यहाँ पर हो जाएगा C1। यानी हमने इस वाली सेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अब A1 को A2 बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, A1 से ही यहाँ पर C2 को कनेक्ट करना है। पहले A2 से C1 को कनेक्ट किया था, अब इसको हमें इधर से कनेक्ट करना है। A1 को C2 से कनेक्ट करना है, A2 को B1 से कनेक्ट करना है, और B2 को C1 से कनेक्ट करना है। इस तरीके से कनेक्ट करना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, V2 और C1 एक साथ आ रहा है, V2 और C1। और इसी तरीके से YD11 कनेक्शन हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, YD11 कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखें, it is desired to measure parameter of 230 volt 115 volt 2 kVA single phase transformer. The following wattmeter are available in the laboratory. तो कुछ वाटमीटर यहाँ पर दिए गए हैं, उनके द्वारा हमें इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखें, the wattmeter used in open circuit test and शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ट्रांसफार्मर विल रेस्पेक्टिवली। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो वाटमीटर यहाँ पर यूज किए जाएंगे, वो कौन कौन से वाटमीटर यहाँ पर यूज किए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से वाटमीटर यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के लिए। तो द ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एंड करंट इज लो। ओपन सर्किट टेस्ट में रेटेड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और करंट इज लो। रेटेड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और करंट की वैल्यू लो होती है, इसके अंदर होती है ओपन सर्किट टेस्ट में। तो
एक हो गया हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और एक हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। Open circuit test rated voltage is required and the current is low and power factor also low because current is mostly magnetizing. So the high voltage, low current, low power factor meter is required. High voltage, low current and low power factor meter is required. तो ये हो गया ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर W2 होगा। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट इज रिक्वायर्ड एंड वोल्टेज रिक्वायर्ड लो, यानी रेटेड करंट की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज यहाँ पर लो चल जाएगा, वोल्टेज रिक्वायर्ड लो। आल्सो पावर फैक्टर इज गुड, तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए लो वोल्टेज, हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट एंड हाई पावर फैक्टर। तो इसके लिए हमारा जो मीटर होगा, लो वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर फैक्टर, तो ये वाला मीटर होगा यहाँ। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे W2 और W3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है फुल लोड पर, वो क्या होता है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल एट यूनिटी पावर फैक्टर, पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड कैसे देते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड, उसमें हम निकालते हैं आर पर यूनिट, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस के, एक्स पर यूनिट साइन फाई। तो लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर होता है ये, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई है। ये किस पर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर। और वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें हम, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज होता है, रेगुलेशन होता है, यहाँ पर माइनस करते हैं आर पर यूनिट कॉस फाई एक्स पर यूनिट साइन फाई, ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो इसका मतलब कह सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली एट लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तभी लीडिंग पावर फैक्टर पर ये जीरो हो सकता है। नेक्स्ट देखें, जैसे एक ट्रांसफॉर्मर, कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम देखें, पहला तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड, ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉसेज ऑब्टेन्ड नहीं करते हैं। ओपन सर्किट करंट इज ड्रॉन एट हाई पावर फैक्टर, ये गलत है। ओपन सर्किट टेस्ट में करंट यहाँ पर हाई नहीं होती है, लो होती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करंट एट जीरो, तो ये भी गलत है, हाई करंट होती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। एंड ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर, तो ये सही है, यहाँ पर लो पावर फैक्टर पर करंट ड्रॉ करती है, जबकि शॉर्ट सर्किट में हाई पावर फैक्टर पर करंट ड्रॉ करती है। तो ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेज आर ऑब्टेन्ड एंड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है। तो ओपन सर्किट के टेस्ट के अंदर क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में हम आयरन लॉसेज ऑब्टेन करते हैं, क्या करते हैं, आयरन लॉस। जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस वो भी फुल लोड पर हम ऑब्टेन करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर लार्ज पोर्शन ऑफ इनपुट करंट कंप्रोमाइज, large current portion of input current compromise of magnetizing current which lags the voltage by 90 degree. So the current drawn at open circuit test lag the voltage by almost 7 to 80%. So the power factor is very
लो, तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो लो पावर फैक्टर होता है ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो लार्ज पोर्शन है इनपुट करंट का वो कॉम्प्रोमाइज यानी कि कंप्राइज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट से जब वो कॉम्प्रोमाइज करता है या कंप्राइज करता है तो यहाँ पर ये वोल्टेज है वो लैग कर जाता है 90%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करंट ड्रॉन एट ओपन सर्किट टेस्ट लैग दी वोल्टेज बाई ऑलमोस्ट 70 to 80%, यानी वोल्ट करंट की वैल्यू है वोल्टेज से 70 to 80% लैग करेगी। यहाँ वोल्टेज होगा यहाँ करंट होगा, लेकिन एग्जैक्ट 90% नहीं होगा, 70 to 80% होगा। इस वजह से लो पावर फैक्टर होता है। थर्ड हम देखें कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट पावर फैक्टर इज नॉट लो, इट इज बेटर देन द इनपुट पावर फैक्टर एट ओपन सर्किट टेस्ट माइट बी रेंज ऑफ 0.5 to 0.8 लैगिंग, 0.5 से 0.8 लैगिंग तक रहता है यहाँ पर, और गुड रहता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर पावर फैक्टर अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम देखें which three phase connection can be used in the transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input। तो इनपुट आउटपुट के बीच में अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री दिखाना है तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज करेंगे या कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे। तो स्टार डेल्टा यहाँ पर कनेक्शन यूज करेंगे अगर हमें 30 डिग्री डिफरेंस दिखाना है। हम यहाँ पर ये स्टार डेल्टा यूज कर सकते हैं अगर हमें -30 डिग्री कनेक्शन दिखाना है, और हम यहाँ पर 30 डिग्री, जैसे कि एक तो हमारा होता है YD1 वाला ये सेक्शन, ये होता है YD1, ये -30 डिग्री के लिए। अगर इसी एंगल को हम इस तरीके से लेते हैं तो ये हो जाएगा YD11। दोनों ही यहाँ पर स्टार डेल्टा कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर +30 डिग्री का क्या रहता है फेज डिफरेंस रहता है, यहाँ पर -डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। ये YD1 के लिए है, ये YD11 के लिए है। नेक्स्ट हम देखें जैसे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। The equivalent circuit of transformer has leakage reactance X1, X2 dash and magnetizing reactance Xm. Their magnitude satisfy। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर X1 की वैल्यू है X2 डैश के इक्विवेलेंट होगी, यानी कि यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस है वो लगभग इक्वल होंगे यहाँ पर X1 और X2 डैश, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से कम ही होंगे। The reactance of the magnetic circuit depend on the amount of flux linkage. In transformer, most of the flux is confined to the high permeability core, and some flux leaks through the core and like the non-magnetic material surrounding the core, and the amount of flux linkage to the surrounding in much less than the flux linkage to the winding. Therefore, the magnetizing reactance is much more than the leakage reactance। तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है मच मोर लेस देन दी लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 500 kVA 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसके अंदर आयरन लॉसेज रखें, आयरन लॉसेज 100 वाट दे रखा है आयरन लॉसेज, एंड फुल लोड कॉपर लॉसेज दे रखे हैं 600 वाट दे रखा है फुल लोड कॉपर। द परसेंटेज लोड एट विद द ट्रांसफार्मर एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो परसेंटेज लोड की वैल्यू हमें निकालनी है जिस पर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें दर्शा सके। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी है यहाँ पर, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या हो जाएगा, P1 की जो वैल्यू है यानी प्राइमरी की जो वैल्यू इनपुट की वैल्यू x² इंटू पी आउटपुट हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, S यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिवाइड बाई फुल लोड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x यहाँ पर दे रखा है 300, x की वैल्यू दे रखी है 3, यानी कि यहाँ पर आयरन लॉसेज दे रखे हैं, आयरन लॉसेज इक्वल टू x² इंटू कॉपर लॉसेज। तो आयरन लॉसेज रखे 300 इंटू इक्वल टू x², और इधर दे रखा है कॉपर लॉसेज 600। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको हम 100
से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये दिया हुआ है 400 वॉट एंड 200 वॉट ट्रांसफार्मर दे रखा है, 400 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एज shown in the figure. The reading of voltmeter V will be, तो इस V की रीडिंग क्या होगी? जैसे 400 है, 400 से 200 पर आ गया है, फिर 200 से भी यहाँ पर ये 200 पर आ गया है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग हम वोल्टमीटर की स्टार्ट करें, केवीएल अप्लाई करके स्टार्ट करें। जैसे 400 है तो 400 से स्टार्ट करते हैं, 400 माइनस के यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, जैसे 400 वोल्ट यहाँ पर है, इसके थ्रू इधर जो वोल्टेज आ रहा है ये 200 आ रहा है, तो 400 में से 200 गया, फिर 200 के इधर भी यहाँ पर 200 आ रहा है, 400 200 और इधर भी 200 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 200 माइनस हो जाएगा, और फिर ये वाला वोल्टेज है ये वी आ रहा है इक्वल टू जीरो, यानी वी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो बच रही है, यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे a single phase transformer to be switched to the supply to have minimum inrush current, the switch should be closed at, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is to be switched to the supply to have minimum inrush current, the switch should be closed at, तो स्विच को यहाँ पर क्लोज किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा? स्विच को यहाँ पर क्लोज किया जाएगा तो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज पर यहाँ पर स्विच को क्लोज किया जाएगा। जैसे हम देखें इसको कि मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज पर इसको स्विच किया जाएगा, तो इसको ऑन क्यों किया जाएगा, स्विच को क्लोज क्यों किया जाएगा मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज पर, इसकी वजह हम जाने तो क्या है। अल्फा है ये यहाँ पर हम दिस ट्रांजिएंट कंपोनेंट क्यूज इनरस करेंट, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये फाइव सी है, ये क्यू एम कॉस अल्फा है, ये ट्रांजिएंट कंपोनेंट है जो कि इनरस करंट की वजह बनता है। तो फॉर इंटरेस्ट करंट टू बी मिनिमम, तो फाइव सी की वैल्यू यहाँ पर 0 होनी चाहिए अगर इंटरेस्ट करंट मिनिमम करना चाहते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज यानी 90 डिग्री पर ये ऑपरेट होगा, 5/2 यानी 90 डिग्री, तो स्विच को यहाँ पर क्लोज करना होगा मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज जो कि 90 डिग्री पर ही आता है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्विच को हमें क्लोज करना होगा, तो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज पर ही स्विच को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद द रेजिस्टिव लोड, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर कोर फ्लक्स है, कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद रेजिस्टिव लोड दैट is strictly the core flux in a transformer is constant with respect to the magnitude of current,
It depends on the power factor of current to some extent, but the change in core flux with respect to the power factor is not very high. So the transformer supplying resistive load, the core flux is constant with respect to the load variation. The magnetizing current in a transformer in reach in, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर के अंदर ये सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन में होती है, थर्ड हार्मोनिक्स में होती है. टू गेट द साइनोसॉइडल फ्लक्स द मैग्नेटाइजिंग करंट शुड बी पीक which has dominating third harmonics. नेक्स्ट हम देखें the law of electromagnetic induction, Faraday law and Lenz law are summarized in the following equation. तो कौन सी इक्वेशन में यहाँ पर समराइज किए गए हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में समराइज किए गए हैं, क्योंकि जो फेराडे लॉ है वो कहता है E इक्वल टू एन डी, ये ये वैल्यू हम कर सकते हैं. और डी वाई डी टू इंटू एन फाइव हमने कर दिया है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाइव डिवाइड बाई डी टी. लेकिन यहाँ पर एन फाइव या फाइव है, ये फ्लक्स लिंकेज है, यानी ये साइन है, ये फ्लक्स लिंकेज है. इसका मतलब लेंस लो इफेक्टिव अवे अपोज दी क्यूज, तो यहाँ पर माइनस के डी साइन डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा ये. नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन. जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, तो कब यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, तो वो जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इस्तेमाल होता है तभी हम यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, के की वैल्यू जो होती है एस ऑटो डिवाइड बाई एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये होता है के डिवाइड बाई के वन माइनस के, इससे हम निकालते हैं. The auto transformer is used in transmission and distribution instead of two winding transformer because of its additional kVA advantage. यानी इसके अंदर kVA advantage ज़्यादा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर. Conductively transformed over the two winding transformer. तो the maximum kVA advantage can be achieved when k की वैल्यू अगर 1 होगी यहाँ पर, तो मैक्सिमम यहाँ पर kVA advantage प्राप्त किया जा सकता है किसकी मदद से, ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से. The function of oil in a transformer. ट्रांसफार्मर के फंक्शन क्या है, इनसे ऐड करना है यहाँ पर, इसका मेन काम है. नेक्स्ट हम देखें when the transformer winding suffer a short circuit the adjoining turn of same winding experience. अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट है, तो एडजॉइनिंग टर्न है सेम वाइंडिंग के, उसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच में. सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एडजॉइनिंग टर्न इज सेम, तो यहाँ पर देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में. नेक्स्ट हम देखें जैसे two winding transformer different kVA rating working in parallel and share the load in proportional to their rating when their per unit leakage impedance of same kVA are the same, ये गलत है. per unit leakage impedance on their respective rating are equal और ohmic value of leakage impedance are inversely proportional to their rating, ये भी यहाँ पर सही है. ohmic value है लीकेज impedance की, वो inversely proportional to होती है उनकी रेटिंग के, और ohmic value of leakage मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आर सेम, ये गलत है. तो हम कह सकते हैं देयर आर सम कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द टू और मोर ट्रांसफार्मर. फर्स्ट कंडीशन है टू ट्रांसफार्मर द ट्रांसफार्मर मस्ट बी कनेक्टेड प्रॉपरली so far as their polarities are concerned. Second condition है the transformer must have the same voltage ratio. Third condition है the equivalent leakage impedance in the ohms should be inversely proportional to their respective kVA rating. In other words, the per unit leakage impedance of the transformer based on their own kVA rating must be equal. फोर्थ कंडीशन है यहाँ पर द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस
टू द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, यानी एक्स बाई आर का जो रेशियो है शुड बी सेम फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मर। और फिफ्थ कंडीशन है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेकेंडरी साइड एंड मस्ट बी कनेक्टेड इन प्रॉपर फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीसी मशीन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।